जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि पीएचडी रिसर्च के लिए क्या-क्या बेस्ट टूल अवेलेबल है, क्या-क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई रेफरेंस मैनेजमेंट का कौन सा टूल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी पीएचडी ज्वाइन करता है वो पहले यूट्यूब में जाके बहुत कुछ सर्च करता है, तो वहां पे वो देखता है कि भाई क्या क्या सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल है, उसके ऊपर वो पढ़ मतलब वीडियो देखता है और उसका नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन इस तरह का करके कुछ फायदा नहीं है। पहले ये ध्यान में रखो कि जो पहला रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो, जैसे कि आप रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए बोल रहा है, रेफरेंस लिखना है तो पहले मैनुअली लिखो। जब आप रिसर्च पेपर एक ठो कर लिख रहे हो, पहला बार स्टार्टिंग से लिख रहे हो, वहां पे आप रेफरेंस पूरा रिसर्च पेपर में लास्ट में रहता है, तो उसको जब मैनेज कर रहे हो तो पहले खुद का रेफरेंस खुद लिखो। आपको पता होगा जो जहां पे आप रिसर्च पेपर सबमिशन करोगे वहां पे लिखा रहेगा कि जो रेफरेंस रहेगा उसका स्टाइल क्या रहेगा। एपीए स्टाइल रहेगा या चिकागो स्टाइल रहेगा या हार्वर्ड स्टाइल रहेगा या IEEE फॉर्मेट में रहेगा। तो वहां पे लिखा रहता है कि किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो जो रिसर्च पेपर आप मैनुअली लिख रहे हो, पहले टारगेट करो कि खुद का लिखो। अगर नहीं टारगेट करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एपीए और चिकागो या हार्वर्ड और IEEE फॉर्मेट में किस तरह का लिखते हैं। आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का काम कब आता है, जब आप 5 6 10 पेपर लिख जाओगे तब आपको जरूरत पड़ेगा फास्ट काम करने के लिए। लेकिन पहले से ही अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने के लिए अगर बैठ जाते हो तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पहला पेपर लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है और आपका जो एनर्जी है बहुत खर्चा होता है। तो फालतू का एरिया में टाइम वेस्ट ना करो, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहा हूँ। पहला पेपर मैनुअली आप रेफरेंस लिखो। यहाँ पे आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, जोटेरो एक ठो है, ये फ्री वर्जन है, ओपन एक्सेस वाला है, ओपन सोर्स वाला है। इसमें क्या कर सकते हो कि आप अपना जो रेफरेंस है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। देखो ये सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि कोई अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे रेफरेंस कितना रहता है, 40 50 60 मैक्सिमम कोई लगता है। अगर रिव्यू पेपर अगर आप सबमिशन कर रहे हो, नहीं तो कोई रिसर्च पेपर होगा तो 20 से स्टार्ट होके 40 और 45 तक साइटेशन वहां पे देना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब 20 से स्टार्ट होकर 40 45 तक दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि उस जो रिसर्च पेपर में आप रिसर्च जर्नल में सबमिट करते हो उनका पेज लेंथ कितना है। अगर आप 10 12 पेज के अंदर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो तब जाके 20 25 तो रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप 20 पेज 22 पेज का अगर रिसर्च पेपर वहां पे लिखते हो तो वहां पे 40 45 साइटेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो जोटेरो है ये फैंसी लगता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब यूट्यूब का वीडियो आप जाके देखोगे जोटेरो भाई किस तरह का होता है, मैंडली किस तरह का होता है, ये सीख के कुछ फायदा नहीं है। पहला टारगेट है कि रिसर्च पेपर लिखना है। रिसर्च पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप अप्लाई कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर के लिए, वहां पे सॉफ्टवेयर लगता है। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च एरिया क्या है और उस रिसर्च एरिया के बेसिस में क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज गेन करना चाहिए। लेकिन इसका जो है रेफरेंस मैनेजमेंट का इतना जरूरत नहीं है। अगर मैनुअली भी आप करोगे 40 तो अगर रेफरेंस रख रहे हो तो आप मैनुअली भी एक एक को कर सकते हो। उससे करने का फायदा है, मैनुअली करने का फायदा ये है कि आपको अच्छे से एक बार से पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो रेफरेंस स्टाइल होता है उसका स्टाइल को किस तरह का लिखते हैं। वो एक तो आपका अच्छा खासा आइडिया डेवलप हो जाएगा। तब जाके जहाँ पे सबमिशन करोगे, जिस जर्नल में सबमिशन करोगे, वहां पे जो रेफरेंस स्टाइल मांगा होगा उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बहुत एक्सेस टाइम में अच्छा खासा टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो ये सब सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। ठीक है, मैंडली बहुत फेमस है, देख सकते हो यूट्यूब में मैंडली वाला सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत बातचीत होता है। लेकिन ये जरूरत इतना नहीं है। ये जरूरत कब पड़ता है, जब आप थेसिस लिखोगे। ठीक है, थेसिस के टाइम में कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है।
फिर भी थीसिस में क्या होता है कि लगभग 150 से 200 रेफरेंस रहना पड़ता है, ठीक है। तो 150 से 200 रेफरेंस को सजाने के लिए टाइम लगता है। उसको भी आप मैनुअली कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जटेरो और मैंडली और एंड नोट को आपको यूज ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप थीसिस लिख रहे हो, उससे इस मतलब इसका मतलब है कि थीसिस से पहले तो आप रिसर्च पेपर लिखे होंगे, तो आपको 3 4 5 पेपर इतना तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर एकेडमिक लाइन में रखना चाहते हो अपना कैरियर में, तो आगे जाके तो रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। तब जाके जो सेकंड पेपर थर्ड पेपर जब लिख रहे हो, तब जाके सोचना जरूरी होता है कि भाई तब जाके मैंडली सीखूं, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेट है रेफरेंस लिखने के लिए, वो अगर मैनुअली में अगर आप सीख के रखे हो, तब जाके ये वाला सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है, मतलब उसको अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि लिखने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरत है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो फ्री वाला है, उसको आप यूज कर सकते हो। विथ ग्रामरली भी यूज कर सकते हो। देखो ग्रामरली पेड वर्जन भी आता है, फ्री वर्जन भी आता है। पेड वर्जन में मतलब कंप्लीटली वहां पे फ्री रहता है जितना भी उसका फीचर्स है, लेकिन जो फ्री वर्जन में वो लगभग लिमिट कर देता है, वर्ड लिमिट रख देता है। फिर भी अगर आप छोटे छोटे से कर, मैं देख रहा था 120 इस तरह का कुछ वर्ड लिमिट है, ठीक है। उसको 120 लिमिट में भी धीरे धीरे छोटा छोटा पैराग्राफ को भी अगर आप चेक करके जा रहे हो, तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो थीसिस लिखना पड़ेगा 150 से 200 पेज का, अब पेज का आपको थीसिस लिखना पड़ता है पीएचडी का। तो अगर अगर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो 60-70 पेज में भी होता है, ठीक है। 60-70 से स्टार्ट होके 120 तक मतलब होता है। तो अच्छा खासा क्या कर सकते हो कि ग्रामरली का जो ऑप्शन रहता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो फोकस पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मैक्सिमम जो पहला आप रिसर्च पेपर लिखोगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, ठीक है। ये लाटेक्स सीख के उसमें आप टाइम थोड़ा सा वेस्ट मत करो, क्योंकि लाटेक्स लिखने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा खासा सीखना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप लिख रहे हो तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप पहले से ही आप अच्छा खासा यूज करके आए हो, ठीक है। मतलब कोई अगर पीएचडी कर रहा है तो मिनिमम तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऊपर काम किया होगा, मास्टर डिग्री में किया होगा, बीटेक का प्रोजेक्ट करने के लिए बैचलर डिग्री में भी किया होगा, ठीक है। लेकिन लाटेक्स सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर को कैसे रन, मतलब एक रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं उसके ऊपर आपको मेहनत करके ही सीखना पड़ेगा। और ये लाटेक्स वाला कब आता है, जब आप रिसर्च पेपर सबमिशन करते हो, वहां पे गाइडलाइन रहता है कि जो आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो कौन सा मतलब फॉर्मेट में होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिख सकते हो, ऑप्शन देते हैं, वहां पे लिखा रहता है। और कोई कोई जर्नल पूरा बोलता है कि भाई कोई कोई मतलब सब जर्नल नहीं बोलते, मैक्सिमम जर्नल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रिफर करते हैं, ठीक है। लेकिन 20 to 30% जर्नल मतलब लैटेक्स को बोलते हैं कि आपका रिसर्च पेपर लैटेक्स में होना चाहिए। अभी अभी मैं यहाँ पे बोल दिया कि लैटेक्स में लिखो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो। अभी क्या किया कि मैं 20 to 30% रिसर्च पे जो जर्नल होते हैं वो लैटेक्स पे भी मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी जाके लैटेक्स के ऊपर आप अरे मतलब सर्च करो कि लैटेक्स क्या है, उसके ऊपर जाके देखो, कुछ नहीं है भाई। पहले अपना खुद का रिसर्च पेपर लिखो, क्योंकि जो मैं बोला कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए जो जो नॉलेज चाहिए, मेथोडोलॉजी किस तरह का लिखना है, आपका रिसर्च के रिलेटेड मेथोडोलॉजी में क्या मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, डाटा एनालिसिस किस तरह का हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात है कि जाके लैटेक्स में मैं उसको प्रिपेयर करूं। पहले तो आपको वर्ड में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप वर्ड में करोगे तब जाके ही लैटेक्स में आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। डायरेक्ट आप लैटेक्स में नहीं लिख सकते हो। अपना जो पहला रॉब वाला रिसर्च पेपर आप लिखोगे, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखोगे, उसको वर्ड में ही लिखना पड़ेगा। तो वर्ड में ही ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद जब सबमिशन के टाइम में आएगा, अगर उस जर्नल में वो बोला होगा कि लैटेक्स का फॉर्मेट में लिख के दो, तब जाके आप जाके क्या कर सकते हो कि लैटेक्स को सीखो, तब जाके अप्लाई करो। ना कि पहले से ही जंप करके लैटेक्स के ऊपर वीडियो है, कोई कि यूट्यूबर ने डाला होगा 20-30 होगा वीडियो, उसको जाके आप चेकआउट कर रहे हो, तो वहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका टेंशन, जब तक आप रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे, आपका पहला वाला रिसर्च पेपर आप कंप्लीटली एक तो नहीं लिखोगे रिसर्च आर्टिकल, तब तक आपके दिमाग में टेंशन
रहता है, मतलब रहता है। और जब तक वो पेपर पब्लिश नहीं होगा वो टेंशन ही रहेगा, वो कभी आपको रिलैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप ये राइटिंग लिखने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज कीजिए, जिसे आप कर रहे हो पहले से। ठीक है, ये लैटेक्स के ऊपर अभी ध्यान मत दो। जब वहां पे रिक्वायरमेंट आएगा, आपका रिसर्च पेपर आप खुद लिख दिए, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं मैं अपना रिसर्च पेपर लिख दिया हूँ, अभी जाके क्या करता हूँ, अभी जर्नल का रिक्वायरमेंट है, तब जाके मैं क्या करूंगा कि लैटेक्स वाला सॉफ्टवेयर को सीख के मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग से जब मुझे लैटेक्स सीखना है, लैटेक्स सीखना है, ये चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, कुछ फायदा नहीं हो, क्योंकि चीज होता है कि जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आगे जाके भूल जाओगे। सोचो कि आप पहले पहले आप रिसर्च पेपर लिखने के लिए ट्राई कर रहे हो, और उसका सेकंड वाला रिसर्च पेपर कितने दिन में लिखोगे, थर्ड वाला रिसर्च पेपर कितने दिन में लिखोगे, फोर्थ वाला रिसर्च पेपर कितने दिन में लिखोगे। आप लिखोगे, सबमिशन करने के लिए जर्नल ढूंढोगे, और जर्नल में लिखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला आप रिसर्च पेपर सबमिट कर दोगे। जहां पे लिखा होगा कि लैटेक्स वाला चाहिए, तब जाके वहां पे कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे, तब जाके वो सॉफ्टवेयर सीखोगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पहली रिसर्च पेपर लिख रहे हो, लैटेक्स सॉफ्टवेयर सीख के कुछ फायदा नहीं है। पहले वो रिसर्च पेपर का पूरे डिटेल में इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, उसके बाद रेफरेंस को आप पहले से लिखो अच्छे से। वो वर्ड में ही लिखो, उसमें ही आपको ध्यान दो। ये लाटे सॉफ्टवेयर अभी का टाइम में सीख के कुछ फायदा नहीं। जब फायदा कब होगा, जब आप सबमिशन के टाइम में वहां पे मांग रहा है कि भाई मुझे लाटेक्स चाहिए, तब जाके दिमाग में खर्चा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लाटेक्स वाला सॉफ्टवेयर देखो, कुछ फायदा नहीं, छोड़ो। ठीक है, वर्ड में ही काम करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब रिक्वायरमेंट आएगा तब जाके करना। और भी सॉफ्टवेयर है, स्क्रिबनर। ठीक है, यहाँ पे भी आप चैप्टर मैनेजिंग नोट्स कर सकते हो, चैप्टर आइडियाज फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में देता है, उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी आप लिख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फोकस करो, तो वहां पे आपको टाइम बचेगा, फालतू का नया नया चीज आपको सीखने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरत है। एसपीएसएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्वे वाला रिसर्च वर्क कर रहे हो, सोशल साइंस का सर्वे वाला रिसर्च वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ सोशल साइंस में नहीं, सोशल साइंस में क्या है कि सर्वे में हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लोगों का व्यू पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो उसको जब वो डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं, तो एसपीएसएस बहुत जरूरत हो जाता है। अगर आप सर्वे वाला काम कर रहे हो, रिसर्च पेपर में उसको दिखा रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई एक मॉडल है, उस मॉडल में आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो, और हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप जाके तब जाके सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तो तब जाके जरूरत बढ़ जाता है कि भाई एसपीएसएस आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत वीडियो आपको मिल जाएगा एसपीएसएस में कैसे काम होता है। सिस्टमेटिकली मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। ठीक है, सिस्टमेटिकली पूरा कोई एक तो रिसर्च पेपर स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, लिखते हैं, एसपीएसएस को कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में कोई बताया कि नहीं मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं ढूंढा था लेकिन इतना नहीं मिला था। लेकिन उसको आप सॉफ्टवेयर को आप यूज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ 2025 में एसपीएसएस के ऊपर एक तो रिसर्च पेपर पूरा लिख के बताऊंगा, सोच रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज है एसपीएसएस के ऊपर, तो उसके ऊपर आगे जाके शायद मैं वीडियो ला सकता हूँ एक। तो इससे क्या पता चलेगा कि इंडिया में अगर कोई सोशल साइंस के ऊपर काम करेगा, तो सर्वे के ऊपर, तो उसको अच्छे खासा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो ये मेरा टारगेट है, आगे जाके कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है स्पेसिस सीखना, तो जरूर आप जाके सीखो। उसके अलावा आर आर स्टूडियो में भी सर्वे वाला डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हो। वो भी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, लेकिन ये कोडिंग के बेसिस में चलता है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर नहीं है, तो ये एसपीएसएस आपको बहुत इजी लगेगा कंपैरेटिवली टू आर आर स्टूडियो। ठीक है, मैटलैब, पाइथन, इस तरह का बहुत, ये क्या है कि पूरा कोडिंग के साथ लग जाता है, तो कोडिंग के रिलेटेड तब प्रॉब्लम होगा, नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल के स्टूडेंट अगर है, तो कोई भी ब्रांचेस का है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको यूज करना पड़ेगा।
मैटलैब पाइथन ये तो आपको यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा आगे आप नहीं जा पाएंगे, तो ये तो जरूरी है। मैटलैब तो अगर टेक्निकल के ऊपर कर रहे हो तो गारंटी मैटलैब आपको सीखना पड़ेगा। जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसमें कुछ मतलब कर नहीं पाओगे, तो ये मैटलैब सीखना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल है तो आप सर्वे डाटा को ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, तो ये एसपीएसएस बहुत इजी तरीके से आपको हेल्प करके स्टैटिस्टिकल डाटा आपको एनालिसिस करके देता है। ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, आईबीएम का सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह का आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे सर्वे और क्वालिटेटिव रिसर्च टूल का क्या अवेलेबल है। क्वालिट्रिक्स एक तो है, ठीक है, ये डाटा भी आप मतलब कलेक्ट कर सकते हो सर्वे के हिसाब से, एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, एनवीवो एक तो है, एटलस टीआई एक तो है। ठीक है, ये सर्वे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जो सर्वे रिलेटेड काम कर रहे हैं तब जाके इसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन सर्वे रिलेटेड अगर जा रहे हो तो पहला टारगेट इसको रखोगी, एसपीएसएस के ऊपर देखो। ठीक है, एसपीएसएस पर ज्यादा ध्यान दो, आपका रिसर्च गाइड वही भी बोलेगा कि एसपीएसएस पर फोकस करो। अगर एसपीएसएस एक बार सीख गए और डाटा एनालिसिस सीख गए, उसके बाद जाके आर और आर स्टूडियो के ऊपर फोकस करो। लेकिन पहला जो अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो एसपीएसएस को बेस करके आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। एक दो तीन चार पेपर लिखने के बाद तब जाके कोडिंग के ऊपर अगर मतलब आप रिसर्च का इंटरेस्ट आ गया कि रिसर्च में और आगे रिसर्च पेपर लिखूं, तब जाके आर आर स्टूडियो पर फोकस करो। ठीक है, स्टार्टिंग से आर एंड आर स्टूडियो को फोकस करके अपना टाइम मतलब टाइम इतना वेस्ट मत करो। एसपीएसएस वही चीज आपको करके दे देगा जो कि बहुत इजी रहेगा, पहला पहला जो लर्निंग स्टेप है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन देखो, जो अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, आप पर्टिकुलर 5-6 साल के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये लंबा टाइम में बहुत कुछ चीज आपको क्या होगा कि मिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी कभी कुछ काम कर रहे हो और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर खुद का प्लानिंग के लिए, खुद का प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का ट्रेलो और आसाना वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज कर सकते हो। अगर टीम वर्क कर सकते हो, मतलब टीम वर्क में आप काम कर रहे हो, अगर खुद काम कर रहे हो तो इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, पर्सनल प्रोग्रेस के लिए आप चेक रख सकते हो, लेकिन टीम कोलाबोरेशन में आप काम कर रहे हो तो ये आपको काम करेगा, ये वाला सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नोशन भी एक है, और यहाँ पे एवरनोट भी एक तरफ है। ठीक है, देखो मुझे मैनुअली करना पसंद होता है। ठीक है, मेरे बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, सब कुछ अकेला करना पड़ता है, इंटरनेट में जाके सीखो, जो जो नया नॉलेज है अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे देखो नोशन ये सब क्या होता है कि एवरनोट आपको कंप्यूटर में आपको कर सकते हो, आप गूगल डॉक्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैं क्या काम करता हूँ, मैं डायरी में लिखता हूँ। ठीक है, तो एक रिसर्च पेपर के लिए एक डायरी यूज नहीं करता हूँ, एक रिसर्च पेपर के लिए एक डायरी में मैं लिख देता हूँ कि ये पॉइंट है, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डायरी को मैं जाके रेफरेंस ले सकता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपका जो डाटा डायरी में क्या शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, अगर लॉन्ग में आप लिख रहे हो, नोट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप नोशन और एवरनोट को आप यूज कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में सीखना जरूरत नहीं है, पहला रिसर्च पेपर मैनुअली आप करो, लिख लिख के रिसर्च पेपर लिखो। मैंने वो प्रोसेस अप्लाई किया हूँ, डायरी में लिख लिख के जो भी थी रिसर्च पेपर पढ़ रहा था उसको मैं मैनुअली कर रहा था, तब जाके वो आपको नॉलेज डेवलप होगा, नहीं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, ये सब सीख लोगे, वीडियो देख लोगे, अच्छा खासा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ये सब है। ठीक है, लेकिन पहला रिसर्च पेपर आप मैनुअली करो, मैनुअली मतलब लिख लिख के करो, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तब जाके जब आप 4 से 5 रिसर्च पेपर लिख रहे हो तब जाके आपको आ जाएगा कि मैं कहाँ पे जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सेव करूँ डाटा को। तो कुछ नोट्स है, आइडिया है, उसको आप इस तरह का गूगल डॉक्स में या एवरनोट में या नोशन का सॉफ्टवेयर के थ्रू से आप रख सकते हो। ठीक है, लिटरेचर सर्च एंड डिस्कवरी के लिए तो सबको आपको पता ही होगा, गूगल स्कॉलर है, उसको आपको पता चलता है कोई भी रिसर्च आर्टिकल है उसमें कितना साइटेशन लगा है, कौन ऑथर है, और उसका रिलेटेड जो मैट्रिक्स है उसको आप गूगल स्कॉलर से इजीली
आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रिसर्चर के साथ अपना रिलेटेड रिसर्च फील्ड में आप जो अच्छा वाला रिसर्चर है, ऑथर्स है, उनके साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते हो तो रिसर्च गेट में अपना अकाउंट क्रिएट करो। ये जरूरत तो है, ठीक है। अगर रिसर्च लाइन में रहना चाहिए तो रिसर्च गेट में आपका अकाउंट क्रिएट करो। अगर कुछ डाउट हो रहा है एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के ऊपर, आप जो काम कर रहे हो, तो उसका जो ऑथर है उसको वो रिसर्च गेट का प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कनेक्ट करके उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर उनके पास टाइम होता है तो वो जरूर रिप्लाई देते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से सिमेंटिक स्कॉलर भी एक तो है, ये एक एआई पावर्ड वाला रिसर्च है। देखो अभी एआई पावर्ड बोल दिया मतलब इसके ऊपर आप घुस जाओगे नहीं। देखो लिटरेचर सर्च के लिए गूगल स्कॉलर बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च गेट, जो रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो वहां पे जिस हर एक रिसर्च पेपर आपको पता है कि आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आप साई हब पे भी जाओगे, 2024 चल रहा है मतलब 2022 से पहले का रिसर्च पेपर आपको मिलेगा। लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा जो ओपन एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो तब जाके क्या कर सकते हो, रिसर्च गेट में आप आपका अकाउंट खोल सकते हो और जो ऑथर का आप रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हो उनको जाके रिसर्च गेट का अकाउंट के थ्रू से उनको जाके मेल करोगे या कांटेक्ट करोगे तो वो उनका जो रिसर्च पेपर है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये होता है, ठीक है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो, अगर लार्ज डाटा सेट के साथ खेल रहे हो, उसका विजुअलाइजेशन देख रहे हो तो टैबुलाई आप यूज कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का डाटा विजुअलाइजेशन टूल है पावर बीआई, तो पावर बीआई को भी आप यूज कर सकते हो अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अच्छा खासा कलरफुल विजुअलाइजेशन करना चाहते हो। और इंफोग्राफिक्स अगर करना चाहते हो तो आपको कान्वा में मिल जाएगा। कान्वा आपको पता है, और उसका टेम्पलेट रहता है। canva.com एक वेबसाइट है, वहां पे आपको टेम्पलेट मिलता है तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो जिस तरह का ये वाला मैं फोटो बनाया हूँ ये कान्वा से किया हुआ। वहां पे इंफोग्राफिक्स भी रहता है। इंफोग्राफिक्स मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में क्रिएट करके देता है टेम्पलेट, तो ये अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉस ब्योर। अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, जो कि मैं कंप्लीट एक तो सीरीज हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक, मतलब बिब्लियोमेट्रिक यूज करके कैसे आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, पूरा 20 घंटा का कंटेंट में डाला हूँ मेरा चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बॉस ब्योर को वहां पे भी विजुअलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में अच्छा खासा मैं बताया था। तो ये पर्टिकुलरली रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू रिसर्च पेपर लिखने के लिए ही हेल्प होता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप, ये जरूरी है, ठीक है। बॉस प्योर का फ्री वाला है, इसको आप यूज करो, ठीक है। इसको बेस करके आप एक रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो, कोई भी इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख सकता है, ठीक है। ये बॉस प्योर सॉफ्टवेयर में जो होता है रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू जैसे लिखते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है, उसको आप यूज करो और रिसर्च पेपर लिखो, ठीक है। ये तो मैं कंप्लीटली मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को आप अच्छा खासा सीखो और अप्लाई करके रिसर्च पेपर लिखो। आपका कोई भी फर्स्ट ईयर का पहला दिन भी अगर आप पीएचडी का पहला दिन भी इसको यूज कर रहे हो तो ये भी बेनिफिट है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब नहीं कि ये बाद में यूज करो, इसको नहीं बोलूंगा, अभी इसको यूज करके डायरेक्ट अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कोलाबोरेशन कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम का बारे में पता होगा, जूम के बारे में ये तो पता होगा, ठीक है, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, सब ऑनलाइन में काम चल रहा था। तो कम्युनिकेशन के लिए ऑनलाइन कैसे करते हैं आपको अच्छा खासा पता ही होगा। अगर पता नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर सकते हो, जूम से, स्लैक है, ठीक है। इसके आप यूज करके आप अपना वर्चुअल मीटिंग इंटरव्यू इस तरह का कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डेवलप करने के लिए, फोकस डेवलप करने के लिए पोमोडोरो टाइमर यूज कर सकते हो, जो कि होता है 25 मिनट का होता है। उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक देता है, उसके बाद फिर से 25 मिनट का काम करना पड़ता है। लेकिन ये पोमोडोरो टेक्निक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च में क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, कोई भी चीज को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा मत स्ट्रेस लो कि मुझे यही टेक्निक यूज करना है और आगे बढ़ना है। आप टाइम इन्वेस्ट करो अपना और अच्छा खासा, क्योंकि रिसर्च में कुछ चीज समझने के लिए टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं लगता है तो बोलना कमेंट सेक्शन में, लग जाता है, ठीक है। उसको समझ के खुद का कॉन्सेप्ट के हिसाब से अप्लाई करने में टाइम लगता है। फोकस करने के लिए कर सकते हो। देखो फोकस कब आता है, रट्टा मारने के लिए टाइम में फोकस आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम में आप घुसे हो उसको समझने के लिए तो वहां पे टाइम तो लगेगा।
उसके अलावा डिफरेंट गूगल कीप, अपल नोट्स इसको यूज कर सकते हो रिमाइंडर के हिसाब से। तो ये सब सॉफ्टवेयर था, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए जो जो मैं बताया। अगर और भी कुछ सॉफ्टवेयर है तो उसको आप यूज कर सकते हो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बाय।